सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को मंजू द्विवेदी के साथ में रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। भाई ऐसा है ना कि क्या कहना चाहिए, बसंत का ऋतु चल रही है। हाँ। मौसम भी कह सकते हैं, ऋतु जो हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, उनमें से बसंत चल रहा है। जी, बिल्कुल चल रहा है। और ऋतु अगर अच्छी हो तो खेलने का मजा भी बहुत आता है ना। हाँ अगर बहुत गर्मी हुई तो हम पसीने पसीने हो जाते, खेलने का मजा नहीं आता है। लेकिन खेल और खिलौनों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, आज इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खेल और खिलौना, ये दोनों ही चीज बच्चों के जीवन में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब आज प्रोग्राम करना है कि नहीं, केवल खेल खिलौना करना है? जैसे कि अगर हम बात करें कि सखी विशेष में तो धाविका की बात करेंगे। हाँ। हिमा दास जी की, है ना? बिल्कुल बात करेंगे, जो खेल में जिन्होंने अपना परचम लहराया है। हाँ। वहीं हम बात करेंगे करियर में भी, तो भी खिलौने। क्या बात है। जी हाँ, कभी कभी कोई कार्यक्रम बच्चों को भी तो समर्पित होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और ये तो कुछ ऐसा है कि बच्चों से जुड़ा हुआ हम ही लोगों के लिए है ये कार्यक्रम खास तौर से। और वैसे भी बच्चे जो हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। बिल्कुल हमारी सांस है, हमारी धड़कन है, हमारा दिल है बच्चे, है ना? और बच्चों की परीक्षाओं का समय भी अब आ रहा है, तो अंकों का क्या महत्व है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ी बड़ों के लिए भी हम बातें करेंगे कि हमारे मुंह की और हमारे जो दांतों की सुरक्षा के लिए ब्रश को हम किस तरह से इस्तेमाल करें या किस तरह से किया जाए, या क्या तकनीक अपनाएं कि मुंह से होने वाली या दांतों से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये तो बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है। हाँ, अगर सिर्फ जो बड़ों की बात है तो वो हमारे बहनों के लिए खास वो 4 दिन है, उनके बारे में भी आज हम जरूर चर्चा करेंगे। और भी कुछ विषय हो सकता है हो जाए, हमारा मन करेगा तो इस पर बात जरूर करेंगे। हाँ। लेकिन हाँ, ये जो अंकों वाली बात है वो हम पूरी जिंदगी में जोड़ घटाव करते रहते हैं। अंक महत्वपूर्ण बहुत हैं, लेकिन क्या ये हमारे अंतिम लक्ष्य हो सकता है? बिल्कुल। अब देखिए, परीक्षाओं का मौसम आ रहा है और प्रत्येक बच्चा या उसके अभिभावक ये सोचते हैं कि अंक अच्छे आने चाहिए। बस अंक नहीं आए तो उन्हें लगता है कि जीवन ही खत्म हो गया या सब कुछ खत्म हो गया है, या अब आगे बच्चा क्या करेगा। लेकिन अंक हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, अच्छे अंक लाने की वो कोशिश करते हैं। माता पिता भी चाहते हैं अच्छे अंक लाए। अच्छे अंक हो सकता है कि आपको किसी अच्छे संस्थान में दाखिला दिलवा दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, या अंक अच्छे नहीं आए तो ये ना सोचे कि बस अब जीवन खत्म हो गया है, अब हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, या यूं समझे कि बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, या उसके ज्ञान में बहुत कमी है, या जो भी उसका पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में उसको बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसा न सोचे। हो सकता है किसी वजह से वहां पर उसने नहीं जवाब दे सका, लिख सका, या जो विषय उससे अछूता रह गया था, हो सकता है वही कोना आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसके ज्ञान में कहीं कमी है। अगर बच्चे ने पढ़ाई की है तो आपको अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और बच्चों तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाई की है वो ठीक की है। इसका मतलब नहीं कि बिना पढ़े ऐसा सोच लें। पढ़ाई के समय अपना 100% दें, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और बराबर ये सोचें कि जो भी हमें पुस्तक में दिया है वो अच्छे से हम पढ़ लें। क्योंकि हो सकता है इस बार वो जो पढ़ाई है हमारी, जो हमारा जो भी सबक है हमारा, वो हमें इस बार नंबर ना दिला सके, लेकिन हमें ज्ञान तो जरूर देगा। वो हमें कहीं ना कहीं बाद में काम आ सकता है। और हर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो ये जरूरी भी नहीं है। नहीं हो अच्छा, लेकिन हो सकता है अंक अच्छे ना आए, तो इसका मतलब नहीं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, है ना? बिल्कुल, उसमें अन्य कई प्रतिभाएं भी हो सकती है जिसमें वो बहुत आगे बढ़ सकता है। कई बार माता पिता भी बच्चों के ऊपर परीक्षा का बहुत तनाव या फिर अंक अच्छे लाने का एक तनाव सा डाल देते हैं, और उसकी वजह से बच्चा और भी ज्यादा तनाव में आ जाता है। परीक्षा का तनाव तो होता ही है, लेकिन माता पिता का जो प्रेशर होता है वो उसे और भी अधिक तनाव में ला देता है। तनाव में क्या ला देता है, बल्कि यूं कहें कि कहीं ना कहीं उसे अवसाद होने लगता है, और उसको इतनी घबराहट रहती है, शायद वो जितना दे सकता है अपना, उसका वो
10-20% कम ही दे, तो आप ये सोचिए कि जो उसने पढ़ाई की है या आपने उसके साथ भी जो श्रम भी किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने पढ़ाई की है, आप भी उसके साथ जगे होंगे, आपने भी उसको माँ ने समय से नाश्ता कराया होगा, पिता ने समय से ट्यूशन की जगह पहुंचाया होगा, जी। पुस्तकें ला कर दी होंगी, हो सकता है पिता ने बैठकर पढ़ाया भी हो, आपका भी श्रम उतना ही लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ने पढ़ाई की है, बिल्कुल। आपका मन उसमें अटका रहा, आपका ध्यान पूरी तरह लगा था, तो ये सारी चीजें जो है वो निरर्थक हो जाती हैं जब आपका लक्ष्य जो है सिर्फ अंकों पर टिक जाता है। बिल्कुल। वैसे अंक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 99.9% आए तो क्या बात है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। कभी कभी देखो मंजू, ऐसा भी होता है कि हमने अक्सर देखा है कि बहुत गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है वो जरूरी नहीं कि अच्छा शिक्षक बने। कभी कभी सुनने में आता है कि ये टीचर तो अपने समय में पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षिका थी। बनते, बिल्कुल। तो ये ना सोचें आप कि ये जीवन की जो दौड़ है या जीवन में जिसको हम सफलता कहते हैं वो सिर्फ नंबर अच्छे आने से ही मिलेगा। बिल्कुल। और माता पिता के प्रेशर से जब बच्चा अगर अवसाद में आ जाता है या फिर किसी और भी कारण से अलग किसी तनाव से भी हो सकता है, लेकिन माता पिता को थोड़ा पहचानना चाहिए अगर बच्चा अवसाद में आ रहा है तो, जैसे कि वो खाना नहीं खा रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ा हो रहा है बच्चा, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एक समय में वो लगातार बैठ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ भी अगर बात बच्चे के अंदर अलग दिखाई दे तो माता पिता उसके इस व्यवहार को पहचाने और समझे कि बच्चा अवसाद में जा रहा है, उस समय वो उनका संबल बने और उसे समझाए कि बच्चा ठीक है, जो भी तुमने पढ़ाई की है, जितना तुम लिख सकते हो लिखो, जो होगा आगे हम देखेंगे। केवल अंक बहुत सारे आ जाने से या कक्षा में प्रथम आ जाने से ही सब कुछ संभव है, आगे जीवन बाकी कुछ भी नहीं बचा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बहुत सारे अवसर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और ये बात तुमने बहुत अच्छी कही मंजू की, जैसे कि केवल माता पिता का ही दबाव नहीं होता है, हो सकता है कि माता पिता की तरफ से तो पूरी छूट है, लेकिन कक्षा में हो सकता है शिक्षक उसको ऐसा कह रहा हो कि नहीं तुम्हें तो लाना ही इतने नंबर, या हो सकता है उसके साथ के जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं, उनके घर में ऐसी बातें चल रही हैं, इसको लग रहा है, या उसने उस दौरान कोई ऐसी फिल्म देख ली या कोई ऐसा नाटक देख लिया, कोई ऐसी पुस्तक पढ़ ली, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि अब हमारा क्या होगा। या कभी कभी बच्चे का अच्छा पढ़ नहीं पा रहा है, जो भी वो उसको मतलब दिया जा रहा है उत्तर नहीं लिख पा रहा है, तो आप ये ना सोचे बार बार कि तुम तो बुद्धू ही हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसा ना करें, बल्कि नए सिरे से शुरू करें और सोचे कि अब हम शुरू करते हैं, देखो अब बिल्कुल छोड़ दो सारी चीजें और नए सिरे से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं और फिर देखो कैसे हासिल करेंगे, कैसे नहीं हासिल कर सकते। हाँ, और परीक्षा के समय तनाव में तो आते ही, लेकिन जब रिजल्ट आता है, अंक थोड़े से कम आ गए या अच्छे नहीं आए या किसी की बात सुनकर बच्चे कई बार बहुत कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं जो उनके लिए घातक होते हैं, परिवार के लिए घातक होते हैं, तो हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचे, जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। अगर माता पिता ने कुछ कह दिया है, अभिभावक या फिर शिक्षक ने कुछ कह दिया है, तो आप थोड़ा सा उसे हल्के में ले और अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचे और ये सोचे कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्षमता है आपके अंदर करने की, उसे करने के बारे में सोचे और आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। और मंजू, यहाँ से अगर हम बात करें, मतलब खास तौर से अगर विविध भारती के कार्यक्रमों की बात करें, तो अक्सर आपने जिनके भी फनकार में या मतलब उजाले उनकी यादों के या यूं कहें जितने भी आपने साक्षात्कार इनसे मिलिए, आज के में जो भी कार्यक्रम सुना होगा, सबको आपने देखा नहीं होगा कि सबके बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन वो आज इस मकाम पर हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं और हम उन्हें बुलाकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनको आप तलाश सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अभी हम खिलौनों की ही बात कर लेंगे। हाँ, और एक बार यहाँ एक बात और भी मैं जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर कि कई ऐसी हस्तियां हैं जो जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बल्कि बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन अगर उनके पास्ट को देखें कि उन्होंने क्या किया, तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, या फिर कई तो ऐसे जिन्होंने विज्ञान पढ़ा भी नहीं, लेकिन विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किए हैं और अपना नाम कमाया है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है उन्होंने। तो ये तो हो गई बहुत ऐसे बड़े आविष्कारकों की, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं जो, जैसे कि हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे बच्चों ने भी टॉप किया है जो शायद 10वीं में 1-2 बार फेल भी हुए थे। तो ऐसे भी हैं जो कि अगर आप कहेंगे आसपास की बात, ठीक है, वैज्ञानिक कभी कभी एक होते हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पर भी देखें तो अक्सर देखा है कि IIT में जिसने बहुत 10 के अंक के बीच में आया, वो पता लगा कभी किसी कक्षा में फेल भी हुए थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मंजिलें बहुत हैं और बहुत अच्छी हैं, तो आगे बढ़ते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। बिल्कुल, और हम एडवांस में उनको थोड़ी सी बधाई देते, शुभकामनाएं देते। बिल्कुल, हौसला बुलंद रखें और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए
न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। लगन की अगन में अभी तक जले हैं, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, उदास हो के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है, बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी के लिए कोई रुकता नहीं है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, नए गुल से गुलशन को आबाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तो ये सवेरे का चमकता हुआ सूरज हम सभी को ये संदेश देता है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश का इंतजार करें, अंधेरे की तरफ ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबको बराबर से रोशनी देता है। जरूरत है कि कौन कितनी ऊर्जा उससे ले सकता है। बिल्कुल। और रेणु जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और इस सप्ताह की शुरुआत में हमें अपनी सखियों के बारे में जो कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, खबरें मिल रही है, वो वाकई में बहुत ऊर्जा देने वाली है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अपनी सखियों के ऊपर बहुत गर्व करवाने वाली वो सूचनाएं। वैसे सखियों को बहुत सोना बहुत पसंद है ना। सोना बहुत पसंद है, स्वर्ण बहुत पसंद है। हाँ, ऐसा, लेकिन हम स्वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, गोल्ड मेडल की जरूर बात कर रहे हैं। जी हाँ। तो आज धाविका हिमा दास की हम बात करेंगे, जिनके बारे में अभी 3-4 दिन पहले उन्हें डीएसपी नियुक्त किया गया है, और 19 दिन में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली और भारत का मान बढ़ाने वाली गोल्डन गर्ल हिमा दास की हम बात कर रहे हैं। उड़न परी कही जाने वाली स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास ने पिछले शुक्रवार को असम पुलिस में उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी का पद संभाला। पुलिस की वर्दी में हिमा के कांधे पर लगे सितारों ने उनकी कामयाबी और यहाँ तक पहुँचने के उनके संघर्ष में 4 चांद लगा दिए हैं। हम उन्हें दिल से बधाई देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनका जीवन जो है यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं था। उनका जन्म असम के
नगांव जिले के थिंग गांव में रहने वाले, जिले के थिंग गांव में रहने वाले एक साधारण से परिवार में 9 जनवरी सन 2000 को हुआ। उनके पिता का नाम रंजीत और माँ का नाम जोनाली है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनका करीब 17 लोगों का परिवार है जो चावल की खेती से जुड़ा हुआ है, किसान है ये लोग। और हिमा ने भी अब तक के जीवन का लंबा हिस्सा खेतों में बुआई और निराई करते हुए बिताया है। खाली वक्त में वे खेत के पास मौजूद मैदान में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। लड़कों को बराबरी से टक्कर देते देख युवा व खेल निदेशालय के कोच निपोन दास ने हिमा से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने हिमा को एथलीट बनने की सलाह दी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता कि केवल सलाह दे दी तो काम खत्म हो जाता है या ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि पैसों की भी बात बहुत बड़ी बात होती है। कोच की तो बात आ गई सामने, परिजनों को समझ में भी आ गई, लेकिन जरूरी था कि किस तरह से प्रशिक्षण के लिए हिमा जाएं, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था, उनके परिवार के पास। ऐसे में कोच ने उनकी मदद की और हिमा का संघर्ष लेकिन साथ में शुरू भी हो गया, क्योंकि आर्थिक सहायता बहुत एक सीमा तक ही इंसान कर सकता है। इस स्थिति में हिमा जी ने भी हार नहीं मानी, टायर बांधकर दौड़ती रहती थी और पैरों में फटे पुराने जूते भी नहीं थे उनके पास। कई बार तो नंगे पैर ही रेस लगाया करती थी, लेकिन उनकी रफ्तार जो थी ना, उसको देखकर सब दंग रह जाते थे। और आज तो सभी लोग दंग हैं। अभी पहले तो गांव के लोग दंग रहते थे, उनके आसपास के लोग, बाद में तो अब हम सब दंग हैं। बिल्कुल। फिर एथलीट बनने हिमा घर से करीब 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में चली गई, जहां रहकर उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग लेना शुरू की और ट्रेनिंग के बाद वे गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई। वहां उन्होंने 400 मीटर की दूरी 51.31 सेकंड में पूरी की थी और वे वहां 6ठे स्थान पर रही थी। बिल्कुल। और ऐसे सबकी नजरें उनके ऊपर टिक गईं। फिर लगा कि हाँ, अब इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। फिर हिमा ने दुनिया भर में अपनी पहचान हासिल कर ली। पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने किसी भी फॉर्मेट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में ये उपलब्धि अपने नाम की। और साल 2019 में हिमा ने 5 स्वर्ण पदक जीते। 400 मीटर ट्रैक इवेंट रेस में उन्होंने 51.46 सेकंड में उन्होंने पूरी की। बिल्कुल। और ये पहला मौका था जब IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के ट्रैक इवेंट में भारत की किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। और इससे पहले भारत की कोई महिला एथलीट जूनियर या सीनियर लेवल पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीत सकी थी। जीत के बाद हिमा को गोल्ड मेडल देते समय जैसे ही भारत का राष्ट्रगान बजा तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो अगर मंजर याद करें तो हम सब रोमांचित हो जाते हैं। हमने टीवी पर देखा था और जब वो सीन हम देख रहे थे ना, सचमुच हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी। और ऐसी बच्चियों पर, ऐसी लड़कियों पर हमें गर्व होता है। और ऐसा लग रहा था उस समय कि आज हिमा हमारे सामने होती तो दिल से हम उन्हें गले लगा करके बधाई देते। बधाई तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अगर उनकी उपस्थिति होती तो हमें ऐसा ही लगा कि सचमुच इस बच्ची को हम गले लगा लेते कि इसने कितनी मेहनत करके किस जगह से वो कहाँ आई है और सीधे गोल्ड मेडल हासिल किया। तो पहली महिला बनी ऐसी हमारे देश की। अब मजेदार बात यह है कि एक जमाने में जिसके पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए, बाद में वो जूते कंपनी की एम्बेसडर बन गई। तो कितना मजेदार उन्हें लगा होगा कवर पेज पे जब उन्हें जगह मिली। तो एक बड़ी उपलब्धि की बात तो हो ही जाती है। और इसके साथ साथ जब ये पुलिस में अभी आई तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही कहा कि बचपन से ही हमारा पुलिस अधिकारी बनने का सपना मैंने देखा था, आज ये पूरा हो गया। और यही कहना है कि पुलिस की नौकरी के कारण खेलों में अपना करियर भी वो जारी रखेंगी। गरीबी और अभावों से संघर्ष कर हिमा ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने पूरे गांव, परिवार और राष्ट्र का नाम भी रोशन किया। सचमुच बधाई की पात्र। बिल्कुल, वो बधाई की पात्र हैं और हम सब मिलकर के दिल से बधाई देते हुए एक गीत सुनते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी एक और सखी को और याद कर लेते हैं। रेणु जी, विनेश फोगाट जो है वो भी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही यूक्रेन में गोल्ड मेडल जीता है। तो उनकी इस सफलता पर भी हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। और वहीं ये भी बता दें कि हिमा दास को जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 25 सितंबर 2018 को। फिर से बधाई और ये गीत उनके नाम।
जो मांगो मिल जाए, तो हाँ। ये तो बचपन में भी बड़ा मजा आता था ना, कि कुछ भी मन हो मांगो और मिल जाए, जैसे खिलौने में खास तौर से, है ना, जो देखें बस। वैसे तो लगता था खिलौने की दुकान पर जाओ तो लगता था जो है सब ले सब लिया ले जाए, लें, है ना? हाँ। और बच्चों के लिए तो बहुत आकर्षण का केंद्र होता है हाँ, हम भी खिलौने कभी और बच्चे खिलौने थे। की दुकान, हाँ। और यहाँ तक कि रेणु जी, बचपन के जो खिलौने हैं ना, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक संभाल के रखे गए हैं। हाँ। और बड़े होने के बाद में जब हम उन खिलौनों को देखते हैं ना, तो बचपन की उन्हीं यादों में गुम हो जाते हैं और सोचते हैं, मतलब कई सारे ऐसे बातें होती जो हमें याद आ जाती है कि जी। हाँ, हम इनके साथ खेले थे, इस तरह खेले थे, यहाँ बैठे थे और इस खिलौनों के साथ में हमने इस तरह से हाँ, खेल और वो वाली किया था। सहेली आके छीन के हाँ। ले गई थी, और वो कुछ सहेलियां ऐसी होती थी जो देती नहीं थी अपने खिलौने, और आपके खिलौने खेल जाती थी। बिल्कुल। तो इस तरीके की भी चीजें होती थी, या कुछ ऐसे भी हमारे साथी होते थे जो बिगाड़ने में बड़ा मजा आता था उनको, हाँ, है ना? तो खेल की बात हो गई, अब खिलौनों की बात कर लेते हैं। और खिलौनों में बिल्कुल। हम करियर की भी तलाश कर सकते हैं, जी हाँ, है ना? बिल्कुल। बहुत तरीके के अब खिलौने तो आने ही लगे हैं, क्योंकि जैसे क्या हो रहा है कि पहले जैसे एक सीमित मात्रा में, या यूं कहें कि बहुत कम डिजाइन आती थी। अब आप देखें तो हर तरीके से, हर जो भी आप कार्टून देखते हैं उसका तुरंत खिलौना आ जाता है, उसका स्वरूप आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा विविधता आ गई है। और उसी के साथ साथ पहले केवल लकड़ी के खिलौने होते थे, या कुछ प्लास्टिक के, या कभी कभी टीन के भी होते थे। लेकिन हाँ, बच्चों की जो आयु है उसके हिसाब से एक तो मनोरंजन के लिए भी खिलौने होते हैं कि उनका मन बहला सके, और उसके साथ साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनको सिखाने वाले भी खिलौने आने लगे हैं बाजार में। बिल्कुल। और जब इंसान जीवन में कोई मुकाम हासिल करता है ना रेणु जी, तो उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, सोचता है कि अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। लेकिन यदि हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए अगर करियर की सीढ़ियां भी अगर इसके साथ चढ़ते चले जाएं, तो जो खुशी हमें मिलेगी उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और खिलौना उद्योग जहां हमें रोजगार का बेहतर अवसर तो देता ही है, वहीं बच्चों के चेहरों की मुस्कान हमें मानसिक संतुष्टि भी देती है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के इस युग में भले ही आज तरह तरह के बहुत सारे गैजेट्स और प्ले स्टेशन जैसी चीजें बाजार में आ गई हैं, लेकिन इन सब के बाद भी बच्चों के बीच खिलौना का महत्व तो वैसा ही है ना, क्योंकि बच्चों को अभी भी खिलौने ही चाहिए, गुब्बारे भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सारी वो भी चीजें चाहिए कि बातें करती हुई गुड़िया भी चाहिए, नाचती गाती गुड़िया भी चाहिए, और वहीं वो तोता भी चाहिए जो जैसा आप बोले वैसा आपकी कॉपी भी करे। तो इस तरीके की चीजें चाहिए। तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा अब वैरायटी आ गई है, तो इसमें किस्मत आजमाई जा सकती है। बिल्कुल। और खिलौना उद्योग का बाजार आज काफी विस्तृत हो चुका है। कुछ समय पहले तक जहां कुछ निश्चित तरह के, जैसा कि आपने कहा, खिलौने ही बना करते थे, वहीं आजकल खिलौने बनाने से पहले बच्चों की उम्र, उनकी पसंद को भी ध्यान में रखा जाता है। और मिट्टी से लेकर लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने भी आजकल बनाए जाते हैं, है ना? पहले सिर्फ ये होता था कि जहाँ लकड़ी के बहुतायत थे वहां लकड़ी के बन जाते थे, नहीं तो घर में दादी नानी कपड़ों से भी छोटी छोटी गुड़िया बनती थी, सब चीजें बनती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सब चीजों के बनते हैं। और एक बात और है, जहां आज व्यवसाय जुड़ रहा है ना, वहां पर बहुत ज्यादा शोध करके काम होता है कि किस वय के बच्चों के लिए कैसी चीज चाहिए, कौन सा उसके लिए मतलब धातु होनी चाहिए, हाँ, जो भी उपकरण जिस चीज से बनना है वो क्या होना चाहिए, कैसा प्लास्टिक हो, इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलने के लिए खिलौने होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड गेम होते हैं जिनसे उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनको रंग समझने में आता है। ऐसे ही घर के बाहर खेलने वाले खेल होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उम्र के हिसाब से, अब तो आप खिलौने को डिब्बे पर देखेंगे तो 0 से 12 महीने लिखा होगा, फिर 1 वर्ष तक के, 3 वर्ष तक के आयु के, फिर 5 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे ऐसे लिखा होता है। उम्र तो उसी उम्र के हिसाब से होता है। तो कैसे कैसे कब वो अंक सीखने लगेंगे, कब वो नंबर के साथ साथ अक्षर सीखने लगेंगे, उस हिसाब के खिलौने सामने दिखने लगते हैं। बिल्कुल। और इस क्षेत्र में सफल होने के लिए न सिर्फ क्रिएटिव होना जरूरी है, बल्कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के खिलौने पसंद करते हैं। यदि आपकी सोच आपके ग्राहकों की सोच से मिल जाएगी, तो आपको आगे कदम बढ़ाने में परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा इससे संबंधित तकनीकी ज्ञान भी दुरुस्त होना चाहिए। टॉय मेकिंग मटेरियल और ड्राइंग की जानकारी इस काम को और भी आसान बना देती है। बिल्कुल। वैसे इसमें कोई खास विशेष योग्यता, औपचारिक प्रशिक्षण नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जॉब के दृष्टिकोण से, जैसे तुमने ये सारी चीजें कही, वो आप में रुचि होनी चाहिए, वो दृष्टिकोण होना चाहिए। और अगर डिग्री कोई ऐसी है मार्केटिंग की खास तौर से, या आपका शोध परक आपका विचार है, तो बहुत मदद मिलेगी इससे। खिलौना निर्माण की जानकारी के लिए बहुत सारे कोर्स भी अब हैं जो आगे हैं, किए जा सकते हैं। और इस अपने उद्योग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको विशेष जाहिर है कि जो
कुशलता आपको चाहिए, क्षमता है, उसकी आवश्यकता होगी ही होगी। और इस क्षेत्र में कदम ग्राफिक डिजाइनिंग, औद्योगिक डिजाइनिंग अथवा कार्टूनिंग से संबंधित बैकग्राउंड सहायक होता है। बेहतर ढंग से काम करने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान भी अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। आप चाहें तो किसी टॉय मेकिंग कंपनी से जुड़कर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जाहिर है कि जब टॉय कंपनी से आप जुड़ेंगे तो आपको प्रशिक्षण भी अपने आप मिल जाएगा काम के दौरान। जैसे तुमने अभी कहा कि कंप्यूटर का ज्ञान या ग्राफिक डिजाइनिंग और औद्योगिक डिजाइनिंग की जो है वो बहुत सहायक होता है। जैसे कि आजकल जैसे 3D टाइप का बनता है ना, जैसे कि DIY जिसको बोलते हैं, डू इट बाय योर ओन, खुद बनाए जैसे, तो वो अलग अलग मिलते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा गणित की भी जरूरत होती है, जानकारी की, क्योंकि आप उसको पहले कंप्यूटर बनाते हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बनाते हैं और फिर वो उनको रख देते हैं, फिर बच्चे अपने आप उसको जोड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। वहीं आपको रंग संयोजन बहुत सुंदर आना चाहिए, जो बच्चों के लिए चित्ताकर्षक हो, उनको अच्छे लगे, है ना? बिल्कुल। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति के अनुसार आप खुद भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। वैसे खुद की कंपनी खोलने से पहले किसी दूसरी कंपनी में अगर आप काम करके थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर ले तो वो बेहतर होगा। और इसके अतिरिक्त टॉय डिजाइनर या कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और वैसे तो ये हो गई खिलौनों की बात, यहाँ पर आप अपना वो आजमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब तो गेम डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ा उद्योग हो रहा है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो ये कंप्यूटर या जिस पर हम गेम खेलते हैं फोन में, वो बिल्कुल अपने आप में एकदम अनोखा संसार है और बड़ा नया और बृहद संसार है। लेकिन ये फिलहाल जो है हम लोगों के बचपन से जुड़ा हुआ जो खेल है और खिलौने हैं, उनके क्षेत्र में आप जरूर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ मुख्य संस्थान है जहां से ट्रेनिंग ली जा सकती है, उनकी बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टॉय मेकिंग टेक्नोलॉजी कोलकाता या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, यहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है। और इस जो क्षेत्र है इससे आप जुड़ सकते हैं। और अभी एक बात और हम कहना चाहते हैं कि वर्चुअल टॉय फेयर भी अभी चल रहा है। हाँ, 27 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो वर्चुअली आप टॉय फेयर भी देख सकते हैं। आज अंतिम तिथि है, आप जरूर देखें। लेकिन हाँ, उसके बाद केवल अब ये कंप्यूटर की ये सुविधा बहुत जबरदस्त है कि अंतिम तिथि के बाद भी आप उसका अवलोकन तो कर ही सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। और किस तरह के खिलौने प्रदर्शन किया गया था। और भारत की बहुत सारी जगहों से वहाँ खिलौने आए हैं, तरह तरह के। कई खिलौने तो ऐसे जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, मतलब परंपरागत तौर पर बनते आए हैं, उन खिलौनों का प्रदर्शन भी किया गया है। जी हाँ। और यही याद आता है कि शंकर डॉल म्यूजियम है, मतलब गुड़ियों का एक म्यूजियम भी हो सकता है दिल्ली में। आप जरूर जाएं, देखें उसको। वो अपने आप में बड़ा अनोखा है, सुंदर, बहुत सुंदर है वो। अचानक से याद आ गया, ढेर सारी और खिलौनों की बात होने लगी, हमारी आंखें थक जाती है, लेकिन वो गुड़ियाएं खत्म नहीं होती है। और इतनी विविधता, इतनी प्यारी प्यारी है कि आप उसको देख सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे और भी होंगे संग्रहालय जहां पर हम इसका आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी। बरसा घटाओं से लाखों मन पानी। मेरी तरह तुम कभी रोए हो ओ सावन के नजारों। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे,
खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। भरी है गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली, मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली। छीन लिए वो भी कहे तुमने, ओ बेईमान बहारो। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई। गोरी चली बाबुल के घर से, डोली ले आओ कहारो। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों। तो ये खेल खिलौने का गीत हमने सुन लिया और अब थोड़ी भाई सेहत मजा आ की बात गया। हो जाए। सेहत की बात, ऐसा? हाँ वाह वाह, जी, क्या बात है। वैसे अभी तक जो बातें की वो भी सेहत से जुड़ी हुई थी, खेल खेलना अभी ये भी देखो, सेहत से जुड़ा है और खिलौने तो है ही है सेहत वाले। बिल्कुल। और वैसे भी जो मौसम है ना, अभी होली आने वाली है, बसंत पंचमी के दिन से उन जगहों पर खूंटा लगा दिया गया है, पुरानी एक बांस लगा देते हैं ना बसंत पंचमी से, जहां पर होलिका दहन करना होता है, बिल्कुल। है ना, और ताकि जहां जो भी पतझड़ के सूखे डंडियां पत्तियां हो सब वहां पर रख दी जाएं और फिर होलिका दहन हो। हाँ, यानी कि जो भी जितनी भी पुरानी चीजें वो सूखी जला दी चीजें, जाती है, लेकिन उसी का संबंध इस बात से भी है कि हमें अपने मन के जो ऐसे बेकार विचार होते हैं उनको जला देना चाहिए ताकि शुद्धता हो जाए। मतलब ऐसा भी- सफाई करते रहना चाहिए। बिल्कुल, सफाई करते रहना चाहिए। और जब सफाई की और सेहत की बात आती है तो सबसे पहले जो हम किसी से बात करते हैं तो क्या चीज दिखाई देती है? हमारा मुंह दिखाई देता है। दिखाई तो देता है, लेकिन उससे पहले तो उसकी हवा चली जाती है, सांस चली जाती है, और हाँ। यूं कह सकते हैं कि महक आ जाती है। हाँ है बिल्कुल। ना? तो ब्रश जो है वो हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। जी। रात को सोने के पहले भी ब्रश करना बहुत आवश्यक है। आवश्यक है। लेकिन वो किस तरह से किया जाए, क्या सावधानी रखी जाए, या टूथपेस्ट कितना लिया जाए, किस तरह का लिया जाए, इन बातों का अगर थोड़ा सा हमें ज्ञान हो तो जैसे कि दांतों के अंदर कैविटी बन जाती है, मुंह से बदबू आना या मसूड़ों में से खून आना, इस तरह की बहुत सारी जो तकलीफ होती है उनसे कुछ हद तक तो बचा ही जा सकता है। बिल्कुल, है ना? बहुत हद तक बचा जा सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना ही चाहिए, जैसे बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपने टूथब्रश के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। 6 महीने 1 साल वो चलता रहता है, उसके ब्रिसल्स यानी कि उसके जो रेशे हैं वो घिस जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। नहीं, बस खराब रोज ही नहीं होते हैं, घिसते भी कहाँ हैं। वो तो आजकल प्लास्टिक के आते हैं और रबर के क्या होते हैं, वो प्लास्टिक होता है तो बिल्कुल नहीं घिसता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, चलता है ना। हाँ, लेकिन जो इधर उधर हो जाता है ना, वो मुंह में बहुत कुछ इधर उधर उलट ऐसा? पलट कर देता तो है। नहीं चलाना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें प्रत्येक 3 महीने के बाद में अपने टूथब्रश को बदल लेना चाहिए। हाँ, अच्छा।
और लो भाई, ये तो खराब होने वाली चीज ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं ठीक है, चल रहा है, चलने दो। यही तो गड़बड़ी है ना। यही हमारी जो सोच है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ आगे बढ़ा देती बिल्कुल, है। क्योंकि जो रेशे बनते हैं उसके खास तरीके के, वो जहां पर लगना है वहां नहीं लगेंगे और इधर उधर, बल्कि और आपके मसूड़ों आदि को घायल कर सकते हैं। और जाहिर है कि एक निश्चित उसके बाद उनका मुड़ जाना, उनकी जो और भी चीजें हैं, वो अपनी एक तरह से कह सकते हैं सेवाएं समाप्त कर चुके होते हैं और इधर उधर घाव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें आगे बढ़ाते चलते अरे हैं। क्योंकि गड़बड़ नहीं होता है ना, ऐसा लगता है। लेकिन भाई ध्यान रखें, अब मंजू ने कहा है तो हम भी ख्याल रखेंगे। 3 महीने बाद उसको हटा देना है और बिल्कुल आप नया खरीद लें। और वैसे देखा जाए तो इन सब चीजों में हम कुछ ज्यादा ही बचत भी करते हैं। सारा पैसा इसी में लगता है, खर्च हो रहा है। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाने में जो खर्चा होता है ना रेणु जी, वो इतना गजब का होता है ना कि उसमें तो आपके कई सारे ब्रश आ जाएंगे, कई सारे टूथपेस्ट आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आजकल जो डेंटिस्ट है ना, उनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है तो भाई। इसलिए हमें हर 3 महीने के बाद बदलते रहना चाहिए। और टूथपेस्ट की जहां तक बात है, कई लोगों की आदत होती है ढेर सारा टूथपेस्ट टूथब्रश के ऊपर लगा लेते हैं। विज्ञापन में दिखाते ही इतना ज्यादा है। हम विज्ञापनों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने दिमाग से भी थोड़ा सा काम लेना चाहिए कि बिल्कुल एक चने के दाने के बराबर टूथपेस्ट जो होता है वो काफी होता है हमारे मुंह के लिए। और उसके बाद भी टूथ ब्रश करने के बाद भी हमें इतना गार्गल या इतना कुल्ला तो जरूर करना चाहिए कि वो जो टूथपेस्ट है मुंह में लगा हुआ, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यानी कि आप में जरा भी उसकी मात्रा न रहे, थोड़ी सी भी, और बल्कि महक भी न रहे तो बेहतर है। क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पानी से धोना चाहिए। जैसे कि हम शैम्पू की बात करते हैं कि जब बाल धोते हैं तो शैम्पू अच्छी तरह से बाल से निकल जाना चाहिए। वैसे ही आप कुल्ला बार बार करें और ब्रश को घुमाते हुए भी अच्छे से मुंह साफ कर लें, ताकि कहीं से भी पेस्ट आपके मुंह में न रह जाए। और जैसा कि मंजू तुमने कहा ना कि बहुत कम चाहिए, तो बस उतना ही लें जितना कि अगर हम पूरे ब्रश के बराबर देखते हैं तो उसका 1/4 शायद चाहिए या 1/3 समझ लीजिए आपको चाहिए, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं होती है ना, जब खाने के कण हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं, तो होता क्या है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा या जो लार होती है वो उस खाने के साथ मिलकर एसिड पैदा करता है, अम्ल पैदा करता है, और वो अम्ल दांतों के बीच कैविटी बना देता है। धीरे धीरे ये कैविटी बढ़ती जाती, आपकी तकलीफ बढ़ती जाती। इसके लिए दांतों के बीच जब कोई भी खाने का कण हो उसे साफ करना जरूरी है। पुराने ब्रश से वो सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए हम ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद, या डॉक्टर ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद बदला जाए। इसके बाद जो बात आती है कि ब्रश किस तरह से किया जाए, किस तकनीक को अपनाया जाए, तो कई लोग होते हैं कि दाएं से बाएं की तरफ घुमाते हैं और बाएं से दाएं की तरफ इतना जोर जोर से घुमाते हैं कि चाहे वो भोजन निकले ना निकले, लेकिन दांतों का इनेमल जरूर गिर जाएगा। उसकी परत ऊपर वाली तो निकाल ही देंगे। इतनी ताकत है हाथ में, क्या करें। लेकिन ताकत हो ना हो, लेकिन एक काम को अगर बहुत देर तक किया जाए तो चीज घिसी जाती है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान वाली बात है कि कभी न कभी तो ऐसी स्थिति आ ही जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करें कि बहुत धीरे धीरे करें, एक तो बहुत मुलायमियत से करें, उसको बहुत तेजी से ना करें, और गोल गोल घुमाते हुए करें। अगर दाहिनी और बाईं तरफ, गाल की तरफ जब आप करते हैं खास तौर से, तो थोड़ा थोड़ा गोलगार उसको घुमाते हुए करें। बिल्कुल सीधे सीधे तो थोड़ा 1-2 बार करें, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा गोलाई से हाथ चलाएं उसको, और फिर वैसे ही घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में आप चलाएं। यानी ऊपर के दांतों की सफाई करें तो ब्रश का जो चलन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और जब नीचे के दांतों की सफाई करें तो नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश को ले जाए, ताकि जो दांतों के बीच फंसा हुआ भोजन है वो बाहर निकल आए। इसके अलावा जो जबान की तरफ, यानी कि दांतों के अंदर की तरफ भी ब्रश से साफ करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, केवल आगे से सफाई कर लेते हैं, अंदर ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे मेल की एक परत जमती चली जाती है, और उसके बाद मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। उसके पहले महक आने लगती है, बल्कि यूं कहें कि बदबू आने लगती है, और सामने वाले को बात करने में दिक्कत होती है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। यानी कि मुंह के अंदर, जबड़ों के अंदर की ओर, जीभ की तरफ, जहां पर आपका खाली हिस्सा होता है, जीभ होती है, वहां पर भी अंदर इसी तरह से नीचे से ऊपर की ओर नीचे वाले दांतों के लिए, और ऊपर से नीचे की ओर ऊपर वाले दांतों की सफाई ठीक से करें। इसी तरह से आगे की ओर की अगर हम बात करें, होठ की तरफ भी, तो ऊपर नीचे यूं ही करें बार बार, तो अंदर की ओर जरूर करें। ये ना सोचें कि सिर्फ बाहर की ओर कर लिया और काम हो गया। इसके साथ साथ एक बात बहुत जरूरी ये है कि एक बार सुबह आप जरूर भूल जाएं, कोई बात नहीं ब्रश करना, लेकिन रात में अवश्य करके सोएं, क्योंकि रात में हम पूरा खुला मैदान देते हैं जीवाणुओं, कीटाणुओं को, वो ना दें। क्योंकि अक्सर अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर भी बार बार कहते हैं कि, और अगर नहीं साफ हो रहा है आपका, अगर उम्र हो गई है आपकी ज्यादा और जगह हो गई है 2 दांतों के बीच में, तो फ्लॉसिंग कर लें। यानी जो धागा आता है एक रेशम का, उससे उसकी सफाई अवश्य करें। बिल्कुल। और कई लोग माउथ वॉश का भी उपयोग करते हैं, तो माउथ वॉश में अगर अल्कोहल ज्यादा है और उसका बहुत दिनों तक आप उपयोग करते हैं,
तो जो हमारी स्वाद ग्रंथियां हैं उस पर उसका असर होता है। तो इसके लिए एक तो ये कि आपको बहुत लंबे समय तक माउथ वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जो आप करते हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि उसके अंदर कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, और उसके अनुसार ही माउथ वॉश का चयन करें। माउथ वॉश क्यों करते हैं? अब ये तो लोगों की सोच है कि हम माउथ वॉश से गार्गल करेंगे या फिर गरारे करेंगे, दिखावाबाजी है मतलब। हाँ, तो शुद्ध दिखावाबाजी। बिल्कुल शुद्धता करने के लिए वो, लेकिन अगर पानी से आपने बहुत अच्छी तरह से मुंह को धो लिया है तो माउथ वॉश की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और अगर आपको बहुत आवश्यक लगता है तो कभी आप घर की पीसी हुई हल्दी है उसको गुनगुने पानी, मतलब पानी में डालकर गुनगुने पानी से भी मुंह गार्गल आप कर सकते हैं, मुंह साफ कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। वैसे ही सेंधा नमक डाल करके अगर आप मुंह धो लेते हैं, अंदर से कुल्ला कर लेते हैं, तो भी आपके दांतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हो रही है दर्द की या कुछ घाव की, तो आप इन दोनों चीजों को भी आजमा सकते हैं। बिल्कुल। और कई लोगों को सोडा पीने की आदत होती है, मीठा बहुत खाने की आदत होती है, तो ये चीजें भी दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, इसलिए ध्यान रखें। और कई लोगों के मुंह में ब्रेसेस लगे होते हैं, दांत बहुत आगे होते हैं, उनको पीछे करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, तो उनके लिए भी ये सावधानी जरूरी है कि प्रत्येक भोजन के बाद में उन्हें एक गीले ब्रश से अपने ब्रेसेस को साफ करना जरूरी है, अन्यथा दांत खराब होने की आशंका है। लेकिन हमें लगता है जैसे तुमने कहा ना कि मीठा खाने के बाद तो जरूर साफ करें अपने मुंह को। अगर पसंद है तो खाएं, लेकिन उसके बाद मुंह जरूर साफ करें, दांतों को साफ करें गीले ब्रश से। ऐसा नहीं कि जिसको ब्रिसल्स लगे हैं वो सिर्फ वो ही करें, बल्कि कोशिश, जो हमारे खूब बार बार कुल्ला किया जाता था, खूब मुंह में इधर उधर पानी को हिला के अच्छी तरीके से ना पचर करके जिसको कहते हैं ना, वो वाला जरूर करें। उससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और छोटे बच्चों के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे कम से कम 2-2.5 बरस के हो जाते तब तक उन्हें ब्रश करने के लिए कोई कहता ही नहीं है। जबकि बात ये है कि जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, यानी 1-2 महीने के, तब उनके जब मसूड़े रहते हैं, उन्हें भी हमें एक हल्के मुलायम गीले कपड़े से उनकी सफाई रोज करनी चाहिए। माओ को ये चाहिए कि एकदम हल्की मतलब उंगली बहुत धीरे से फेरें, क्योंकि बच्चे के जो मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं, नर्म होते हैं, उन्हें तकलीफ हो सकती है। लेकिन सफाई के लिए ये जरूरी है कि आप एक पतला सा कपड़ा लें और उसे गीला कर लें पहले, और एकदम मुलायम हाथों से उनके मसूड़ों पर हल्का घुमा करके उन्हें साफ करें। और जैसे दांत आने लगे तब भी आप गीले कपड़े से उनके दांतों को साफ कीजिए, और जैसे ही बच्चे के 3-4 दांत 5 दांत आ जाए और वो अपने पैरों पर चलने लगे, ठीक से कुछ करने के लायक हो जाए, तो आप उन्हें हल्के, छोटे बच्चों के लिए एक छोटा अलग से ब्रश आता है, तो उस छोटे ब्रश से उन्हें थोड़ा साफ सफाई करने की शुरुआत से आदत डालें। लेकिन होता क्या है, माता पिता जब बच्चा रोता है चॉकलेट पकड़ा देते हैं, उसके बाद मुंह धोने का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं, और उसके बाद में 2-2.5-3 साल के बच्चे के दांत पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, और माँ बाप ये सोचते हैं उसके बाद 6 साल की उम्र में तो नए दांत आ ही जाएंगे, इसलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, 6 में तो दूध के दांत तो वैसे ही जाने हैं, तो क्यों मोह करना। ऐसा नहीं है, मसूड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा मजेदार बात और है जो मुझे बहुत हंसी आती है। क्या? मतलब आपने तो खिला के उसको चॉकलेट और टॉफी खिला के पूरे उसके दांत झड़ा दिए, और जब मेहमान आते हैं कभी चॉकलेट लेके, नहीं मत दीजिए उसके दांत नहीं ठीक है। अभी मतलब आपने तो सब कर लिया, मेहमान बेचारा क्या करे, क्या लाए बच्चों के लिए? सबसे आसान होता है टॉफी लाना या चॉकलेट लाना, और वहां पर इतनी बड़ी पाबंदी, इतना बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, नो एंट्री, भाई अब नहीं खा सकता मेरा बच्चा। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद तो खा ही लेते बच्चे। लेकिन नहीं, गलत है ना, आप थोड़ा मेहमानों के लिए रखें, मतलब इतना खिलाएं कि आप मेहमान जब लेकर आए तो बच्चे खा सकें, और मेहमानों को भी सुकून मिले कि हाँ, हमने बच्चे का दिल खुश किया। बिल्कुल। और तो दिल खुश करने की बात आ रही है तो हम लोग का दिल खुश कर दो मंजू जी। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। मिल गए
कितनी प्यारी है ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। तेरे कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आहों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। भाई जो खुशी है ना, हाँ। वो जैसे पहले ही कहा ना कि मौसम अच्छा हो तो खुश हो जाता है मन, लेकिन खुश मन हो तो मौसम भी अच्छा लगता है। हाँ, दोनों ही बातें हैं। है ना। बिल्कुल। तो वही वाली बात होती है। वैसे भी आज जो हमने कहा कि बसंत ऋतु चल रही है, तो नरेंद्र शर्मा जी की ये कविता याद आ रही है। आया था हरे भरे वन में पतझड़, आया था हरे भरे वन में पतझड़, पर वो भी बीत गया, बीत चला। कोपले लगी जो लगी नित्य बढ़ने, बढ़ती जो चंद्रकला। चंपई चांदनी भी बीती, अनुराग भरी उषा आई, जब हरित पीत पल्लव वन में लौसी पलाश लाती छाई। अब कैसे किस तरह से वर्णन किया है देखो, लाल रंग का, हाँ। है ना। पतझड़ की सूखी शाखों में लग गई आग, शोले लहके, चिनगी सी कलियां खिली और हर फुनगी लाल फूल दहके। सूखी थी नसें, बहा उनमें फिर बूंद बूंद कर नया खून। भर गया उजासा डालों में, खिल उठे नए जीवन प्रसून। अब हुई सुबह, चमकी कलगी, दमके मखमली लाल शोले, फूले टेसू, बस इतना ही समझे पर देहाती भोले। लो डाल डाल ले उठी लपट, लो डाल डाल से उठी लपट, लो डाल डाल फूले पलाश। ये है बसंत की आग, लगा दे आग जिसे छूले पलाश। लग गई आग बन में पलाश, नभ में पलाश, भू पर पलाश। लो चली फाग, हो गई हवा भी रंग भरी, छूकर पलाश। अरे वाह, क्या बात है। आते यूं आएंगे फिर भी वन में, मधु ऋतु पतझड़ कई, मरकत प्रवाल की छाया में होगी, जब दिन गुंजार नई। तो भाई पलाश का जो है ना, ऐसे ही लगता है इधर आग लग गई, हाँ, उधर आग लग गई। लाल लाल बड़े बड़े जो फूल होते हैं वो इस बात का एहसास करवाते हैं हमें कि जैसे कि आग सी लगी हुई है, लपटे जो है ऐसा एहसास करवाती है। इतने बड़े सुंदर फूल होते हैं। और यहाँ हम भले स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आपकी कविता सुनकर हमें ऐसा लगा कि हम किसी हरी भरी जगह पर इन चीजों का, इन फूलों का आनंद ले रहे हैं। तो कविता की यही विशेषता होती है। और देखिए पुराने जमाने के जो कवि लोग थे, कितने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते थे ना। लग
लग गई आग और वही मतलब जिस तरह से आग उनका की भी वर्णन है ना वो इतना हाँ, खूबसूरत वर्णन ही है। कुछ ऐसा रहता था कि हम उस माहौल में अपने आप ही मन से तो पहुंच ही पहुंच जाते थे कम से बिल्कुल कम। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन मन की जब बात आती है तो हम बहनों की, अगर हमने जैसे पहले कहा कि वो 4 दिन जो है, हालांकि फिल्म आई थी वो 7 दिन, लेकिन ये जो वो 4 दिन है वो हमारी सखियां समझ रही हैं हाँ। कि बड़ी वैसे भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, तब ये दिन आता है। यानी कि मासिक ऋतुस्राव जो होता है, जिसको कह सकते हैं मासिक स्राव जो होता है, जिसको पीरियड्स भी कहते हैं, इसमें जो है पहली बात तो ये कि हमें साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हमें जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी हमारे अंग हैं उनमें कहीं ना कहीं संक्रमण की संभावना रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारी बहनों को बहुत तकलीफ होती है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये समय आता है, पेट में दर्द होना, पेडू में दर्द होना, हाथ पैरों में खिंचाव होना, सिर में दर्द होना, नकारात्मक सोच का आना, अवसाद का आना, ऐसी चिड़चिड़ापन आना, ऐसी कई समस्याएं होती है। हाँ, लेकिन ऐसे समय में अगर घर के लोग अगर थोड़ा सा साथ दें, उनका ख्याल रखें, तो ये दिन आसानी से बीत जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये तकलीफें उनके लिए और भी ज्यादा दुखद हो जाती हैं। और वैसे भी ये अब ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि ऐसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय जो शरीर में तकलीफ होती है, वो एक एक अंग की नसें जो तकलीफ देती हैं, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और कुछ जगहों पर जैसे कि छुआछूत के कारण, जहां पर पुराने ढंग से या यूं कहे कि जो हमारी परंपरा के हिसाब से कहीं सारे कपड़े नहीं छूने दिए जाते, उनको रसोई घर में आना मना होता है, ऐसे में बिल्कुल उन्हें कुछ भी व्यवस्था नहीं दी जाती, उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखा जाता है। ऐसा ना करें, उनके लिए एक नियत स्थान बना दें, क्योंकि घर में परिवार में हो सकता है एक अकेली स्त्री हो या हो सकता है 2-3 हो, लेकिन अगर एक भी है तो उसको उतनी ही तकलीफ है। तो इस बात का ख्याल रखें, एक जगह बना दे, एक पूरा कपड़ा उसके लिए, जो भी सोने का, ओढ़ने का, तकिया लगाने का, ये सारी व्यवस्था उसकी करें। उसके साथ साथ जैसे अगर सिकाई से, जैसे सेकने से पेट में आराम मिलता है, तो वो सब भी दे दें। ऐसा नहीं कि पूरी रसोई घर का सारा काम हो जाएगा तब उसका ख्याल किया जाएगा, कि जब पूरा काम हो जाएगा तब हम गर्म पानी की थैली तुमको देंगे। और जो नई नई बच्चियां होती हैं, उन्हें जब शुरुआत होती है तब भी कुछ घर के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना कि एक तो बच्चियां पहले ही डरी हुई रहती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, परिवर्तन जो होता है उसको सहजता से वो स्वीकार नहीं कर पाती है, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जब घर के लोगों का व्यवहार भी कुछ इस तरह का होता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। तो बच्चियों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, माँ को पहले ही कुछ बातें उसे समझा देनी चाहिए, और जब इसकी शुरुआत हो तो बच्ची के साथ कुछ ऐसा प्यारपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है या कोई ऐसी खास बात है जो मेरी तरफ से कुछ गलत हो रहा है, इस बात का उसे एहसास ना करवाएं। या कुछ गलत हो रहा है, या मैं कुछ बीमार हूँ, या मेरे संग कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मंजू, बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसा सुना है, बहुत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा सुना है कि कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है, कुछ प्रांत में, शहर में, वहां पर उस बच्ची को 5 दिन नए कपड़े दिए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो माहवारी आती है वो एक तरह से मातृत्व की ओर का एक पहला चरण है। तो ये पता चलता है कि हाँ, ये बच्ची माँ बन सकती है जब अपनी वय आएगी। तो ये इसको तो बहुत स्वागत करना चाहिए, बल्कि इसका तो एक समारोह जैसा होना चाहिए, और परिवार वालों को बहुत खुश होना चाहिए और इस बात को साझा करना चाहिए कि आज ये दिन आया है। तो इस बात को अगर ऐसे लिया जाए तो कितना ही अच्छा होगा, है ना? बिल्कुल, गीत के माध्यम से इस बात को हम जरूर। जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ,
जगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे, जगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे, जुल्फ़ ये बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ओ मिट्ठू मियाँ आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना, ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। गीत भी हमने सुन लिया रेणु जी, और अब घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही कि और आगे बात की जाए या गीत सुना जाए, तो अब अपनी सखियों से विदा लेते हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।